आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस, ठीक है। तो इसको कर नहीं सकते हैं हम, तो हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज जो हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन में पहले भी हम लोग पढ़े हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, कि क्या करते हैं, पहला काम करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करते हैं, ओके। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द दिस। Okay, so now I have shared the screen. Okay, so first we have discussed about this Born-Oppenheimer approximation, ठीक है। हम लोगों ने क्या कहा कि दिस इज द मॉलिक्यूलर हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर हैमिल्टोनियन जो था उसमें कई सारी कॉम्प्लिकेसी थी, ठीक है। एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी था, देन देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स। तो इलेक्ट्रॉन के कुछ interactions थे which gives the potential energy terms, and this is the kinetic energy. And similarly there are nuclei as well, so kinetic energy of nucleons and the NN interaction and then EN interaction, because in molecules हम लोगों ने देखा कि we cannot ignore the nuclei motion, जैसा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम लोग करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते समय, कि we actually totally ignore the एटॉम न्यूक्लियाई मोशन, ठीक है। और केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, एंड देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाउएवर इन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वी हैव टू आल्सो इंक्लूड द न्यूक्लियर मोशंस। तो न्यूक्लियर मोशंस के बारे में हम लोगों ने बात किया कि दो तरह का है, एक दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। न्यूक्लियाई कैन डू वाइब्रेशनल मोशन एंड न्यूक्लियाई कैन आल्सो रोटेट, और मॉलिक्यूल एज अ होल कैन रोटेट अबाउट डिफरेंट एक्सिस, सो देयर इज अ रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो इन दोनों मोशन को जब हम क्वांटाइज करते हैं, देन देयर इज अ एनर्जी दैट इज विच इज कॉल्ड एज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो डिफरेंट एनर्जी, सो देयर आर थ्री एनर्जी लेवल्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक, देन वाइब्रेशनल, देन रोटेशनल। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द all these three levels and the transitions between among them to understand the molecular spectroscopy, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये हैमिल्टोनियन लिखा। इस हैमिल्टोनियन में क्या बोला, कई सारे टर्म है, न्यूक्लियाई कोऑर्डिनेट भी है और इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट्स भी हैं। तो इसलिए इसको सीधे सीधे टाइम डिपेंडेंट जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, इस हैमिल्टोनियन को लेके हम लोग सीधे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करते हैं, ठीक है, ओके। तो एंड देन वी अप्लाई द बॉर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करने के बाद हम लोग बॉर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। बॉर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि दिस इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट दैट न्यूक्लियाई मूव्स मच मोर स्लोअर देन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियाई जो है वो 1800 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, तो इट्स मोशन इज वेरी वेरी स्लो देन द इलेक्ट्रॉन्स इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसी अप्रोक्सीमेशन को, ठीक है, बॉर्न ओपनहाइमर ने यूज किया था, एंड दे एक्चुअली गिव्स द क्वांटम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ दिस approximation, and this is the classical. First we have to understand what is the classical approximation. The motion of electrons at any instant is the same as if the nuclei were fixed in space. हमको ये अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक मोशंस हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं, उस समय न्यूक्लियाई क्योंकि वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है, उनके मोशन जो है बहुत स्लो है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो उस टाइम पे ड्यूरिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स ऑफ द टू एटम्स, अगर डायटोमिक है ट्राइएटॉमिक है तो तीनों एटम्स के जो न्यूक्लियाइज हैं वो सब स्टैटिक हैं स्पेस में, वो अपना कोऑर्डिनेट नहीं चेंज कर रहे हैं, और उसी बीच में ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जा रहा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर दैट मच फास्ट। क्वांटम मैकेनिकली वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस, ठीक है। कैसे करेंगे, द वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक मोशन अलोन इज सॉल्व, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को हमने बोला कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करके हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक
जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगा, और एक न्यूक्लियर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग 2 TDSC लिखेंगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये सब किया। इसमें हम लोगों ने दिखाया कि He में 3 टर्म है, 3 टर्म्स को, विच इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन कूलम इलेक्ट्रॉन एनर्जी एंड कूलम पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। इन तीनों को हम लोग हैमिल्टोनियन फॉर इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, ठीक है, हैमिल्टोनियन फॉर इलेक्ट्रॉनिक मोशंस। और ये जो दोनों टर्म है, एक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और एन इंटरेक्शन जो कूलम टाइप इंटरेक्शन होगा, विच इज बेसिकली रिपल्सिव टाइप इंटरेक्शन, ठीक है, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है। तो इन दोनों टर्म्स को मिला के हम लोगों ने हैमिल्टोनियन फॉर न्यूक्लियर मोशन, ये अलग HNR, कैपिटल आर, यहाँ पे जो न्यूक्लियाई कोऑर्डिनेट्स उसको कैपिटल आर से, जो इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट्स वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों के लिए अलग अलग हम जो है इक्वेशंस लिख लेंगे, ठीक है। और फिर लिख कैसे पाते हैं, क्योंकि ये हमको मालूम है, ठीक है, एजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कि अगर कोई टोटल, हमको, तुम लोग सब लोग पढ़ चुके हो, आइडेंटिकल पार्टिकल्स में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्री पार्टिकल्स में पढ़ते थे, कि ये हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल्स अगर हमारे पास हैं तो दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट वेव फंक्शन हम लिख सकते हैं, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल गिव यू द टोटल वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो सिमिलरली हियर इफ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल वेव फंक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स और इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट्स दोनों के अलग अलग वेव फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है, उनको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द 2 डिफरेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और उसके बाद इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट लेंगे, देन वी गेट द वेव फंक्शन और आइगन वेव फंक्शन ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमको करना है। इसके बाद हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था कि कैसे इसको करते हैं, ठीक है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट देयर आर 2 हाई एनर्जी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बताया था कि पैरामीटर वर्सेस वेरिएबल्स, ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें क्या करते हैं कि ये जो कैपिटल आर है, न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट, ठीक है, जब हम ये हैमिल्टोनियन फॉर इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक मोशन जब सॉल्व करते हैं, उस केस में हम लोग ये कैपिटल आर को जो है वो पैरामीटर की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि वेरिएबल की तरह, ठीक है। तो फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट दिस कैपिटल आर इज फिक्स्ड, मतलब न्यूक्लियाई फिक्स्ड होते हैं, एंड दिस स्मॉल आर ओनली वेरीज, केवल स्मॉल आर वेरी करता है। तो इस चीज को ध्यान रखते हैं। दूसरा है कि कई सारे डिफरेंशिएशन आते हैं, उसमें हम लोग ध्यान रखते हैं बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन का, कि वो डिफरेंशिएशन किस पे काम करेगा और किसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो वो सब हम लोगों ने इसको सब करके देख लिया है, ठीक है, कि कैसे करते हैं। ये बाय हैंड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे एक एक स्टेप, ठीक है। ये जो स्टेप है, जब डेल अल्फा स्क्वायर साई साई एन है, तो यहाँ पे साई को बाहर कर दिया जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा मतलब न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स पे, ये जो डेल स्क्वायर है ये केवल न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स पे काम कर रहा है, इसीलिए साई को ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है, ये बाहर आ जाता है। सिमिलरली हियर जिस आई एक्चुअली वर्क्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट्स, तो इसलिए साई एन को यहाँ पे बाहर कर देते हैं और साई पे केवल ऑपरेट करता है। तो ये सब अप्रोक्सीमेशन लेके हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और फाइनली यू विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। जब पहले इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यू विल गेट द इलेक्ट्रॉनिक आइगन वैल्यूज, ई प्राइम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक आइगन वैल्यूज मिल जाती हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक आइगन वैल्यूज को लेके ये फाइनल जो न्यूक्लियर मोशन वाला है, आप लोग देख रहे होगे, ठीक है, दिस इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर टोटल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी देयर इज दिस इक्वेशन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के लिए एक इक्वेशन, तो हर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के लिए कई सारी टोटल एनर्जीज, मतलब न्यूक्लियर एनर्जीज आती हैं, मतलब वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जीज। तो फॉर ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट देयर आर डिफरेंट वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्टेट, इसीलिए आती है, ठीक है। उसी तरह दूसरा जब ई लोगे, दूसरा जो एनर्जी जो तुमने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया था इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है, उसमें कई सारी आइगन वैल्यूज मिली,
तो एक आइगन वैल्यूज को जब n इज इक्वल टू मान लो 1 के लिए, जैसे फ्री पार्टिकल में करते थे ना पार्टिकल इनवर्स में, n इज इक्वल टू 1 वाला एक्सप्रेशन यहाँ रखे, उसके लिए सॉल्व किए तो कई सारी एनर्जीज मिली तुमको, टोटल एनर्जी। दूसरा वाला n इज इक्वल टू 2 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आया उसको यहाँ पे रखे, फिर सॉल्व किए, यू विल गेट डिफरेंट। सो फॉर ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट देयर आर वेरियस न्यूक्लियर स्टेट्स, ठीक है, उनके लिए कई सारे के लिए न्यूक्लियर स्टेट कई सारी आती है फॉर ईच एवरी स्टेट। तो ये था बॉर्न अपॉन हैमर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और फिर इससे देखा कि जब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो बेसिकली कैसे पोटेंशियल एनर्जी और चेंज होती है और कैसे वो मिनिमम होती है, जिससे कि दो एटम्स जो पास पास आते हैं वो कैसे एक बाउंड स्टेट या एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, ठीक। तो ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अब इस पे बेस्ड कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई, इस पे बेस्ड कोई समस्या, हमने तुम लोग से बोला था कि कोई भी समस्या इस पे हो तो बताना है जल्दी से, कोई बताइए, डाउट हो कोई है? बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में कोई डाउट? आकांक्षा, पूजा, बोलो भाई, प्रांजल, जल्दी बताओ। सर एक बार इक्वेशन 7 समझा दीजिए। अच्छा, इक्वेशन 7 सर वो कैसे? अच्छा, ये वाला जो है, ये यस सर। इक्वेशन वाला है। तो ये हम तो ये तो पहले समझ में आ गया है कि ये दोनों जो है हम क्या किए हैं, H इज इक्वल टू एच ई प्लस एच एन इस टाइप से कर दिए हैं, और दोनों का फिर ये पोटेंशियल अरे काइनेटिक एनर्जी टर्म है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर वाला इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है ना, यस ये सर। न्यूक्लियस का है, ठीक है, क्योंकि एम अल्फा रखे हो, एम अल्फा मतलब न्यूक्लियस का एनर्जी, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस का मास, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसका है, ये इलेक्ट्रॉन का है। तो ये दोनों हो गया, उसके बाद तीन इंटरेक्शंस हैं अलग अलग, ये रखे थे वी एन एन, ठीक है, वी एन ई एंड देन वीई, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच न्यूक्लियर डॉट और इसके, इसको दोनों को, और ये जो कहा हमने कि साई की जगह हम क्या यूज करेंगे, साई ई इंटू साई एन, ठीक है, ये हम लोग कर भी चुके हैं पहले भी, श्रोडिंगर इक्वेशंस तुम लोग जो पढ़े होंगे पिछले क्लासों में, कि साई इज इक्वल टू साई 1 इंटू साई 2 कर देते हैं, या साई इंटू काई करके लिख देते हैं, ठीक है। सो हियर दिस इज साई ए साई एन, तो सब जगह साई को हमने साई ई साई एन कर दिया, और इस तरफ क्या होता है, दिस इज एच साई इज इक्वल टू ई साई, तो यहाँ पे भी ई साई, सॉरी ये ई साई को जो है सही सयान लिखते हैं। हाँ, तो ई साई ई इंटू साई एन लिख दिया, दिस इज इक्वेशन 6, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये जो टर्म्स आ रहा है, लेट अस सपोज डेल अल्फा स्क्वायर साई ई साई एन, ठीक है, डेल अल्फा स्क्वायर साई ई साई एन, इसको अगर हम करने जाते हैं, ठीक है, तो तरीका क्या है, प्रोडक्ट रूल है ये, ठीक है, कि अगर इस तरह से है और दो तुम्हारे पास ये, दिस इज द ऑपरेटर डेल अल्फा स्क्वायर एंड देयर आर टू स्टेट्स और वेक्टर्स, यू हैव टू ऑपरेट ऑन दैट। तो कैसे करेंगे कि पहले को साई एन को बाहर लिए केवल डेल अल्फा स्क्वायर साई पे, दूसरी बार साई ई को बाहर लिए और उसके बाद क्या किए, डेल अल्फा स्क्वायर साई एन, और प्लस 2 डेल अल्फा साई इंटू डेल अल्फा साई, ये भी एक टर्म आता है। तो ये प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, ये पढ़ाए नहीं गया होगा तो इसको आप देख सकते हैं, दिस इज द प्रोडक्ट रूल, ठीक है, कि कैसे किसी ऑपरेटर को दो अगर मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, उस पर जब ऑपरेट करते हैं तो कैसे इसको करना होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने वो फॉर्मूला लिख दिया है कि अगर डेल अल्फा स्क्वायर साई साई एन हो तो ये तीनों टर्म्स आएंगे, ठीक है। और दूसरा जो टर्म है यस वो है ये वाला टर्म्स, डेल आई स्क्वायर दिस टर्म, ठीक है, डेल आई स्क्वायर साई साई एन, तो इसको जो है इसको हमने सीधे सीधे लिख दिया है, साई एन को बाहर कर दिया यहाँ पे, है ना, इक्वेशन 7 में, इक्वेशन 7 में हमने साई एन को डायरेक्ट बाहर कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे, यस सर। क्यों, तो यस इसलिए सर। बाहर कर दिया है क्योंकि हमको मालूम है जो साई एन है, ध्यान से सुनना, साई एन केवल कैपिटल आर पे डिपेंड करता है, केवल न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट पे, उसमें स्मॉल आर है ही नहीं, है ना, उसमें स्मॉल आर नहीं है, तो इसलिए जब उसमें स्मॉल आर नहीं है तो इसलिए साई एन जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि ये जो साई आई है डेल आई, ठीक है, डेल आई स्क्वायर, ये तो केवल स्मॉल आर जो इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट है उन्हीं पे काम कर रहा है, ठीक है, जैसे लिखा जाए ना कि
डेल बाई डेल एक्स, और तुम्हारे आगे जो लिखा हुआ है ऑपरेटर उसमें वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो डेल वाई स्क्वायर बाई डेल एक्स, तो सॉरी मतलब डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स या वाई स्क्वायर एक्स हो, तो वाई स्क्वायर जो टर्म होगा वो तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि उसमें तो एक्स है नहीं, तो वो बाहर कर दिए, और केवल डेल एक्स बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 1 दे देगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह की चीज साई एन में जब स्मॉल आर है ही नहीं तो उसको सीधे बाहर ले सकते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले इक्वेशन में ये काम नहीं कर पाए हैं। अगर यही बात माने, ये आर्गुमेंट माने, तो तुम पूछ सकती हो कि ये डेल अल्फा स्क्वायर जब साई और साई एन पे कर रहे हैं तो क्यों नहीं यहाँ पे साई को बाहर कर दिए, सिंपल साई को बाहर कर देते हैं और डेल अल्फा स्क्वायर साई एन लिख देते हैं। लेकिन हम कहें कि ये सीधे नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साई ई होता है इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इन्वॉल्व होता है ना? जो यस साई सर। ई होता है, हाँ, बस ये अलग बात है कि कैपिटल आर एज ए पैरामीटर आता है, लेकिन होता वो भी कैपिटल आर भी है। तो इसीलिए हम साई ई को सीधे सीधे नहीं बाहर कर सकते हैं, हमको ये तीनों चीजें लिखनी होंगी, और तीनों ये लिखने के बाद जो है वो क्या करना होगा, अब इसमें देखना होगा कि बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन का यूज करना होगा कि कौन सा टर्म धीरे वेरी कर रहा है, कौन सा टर्म तेजी से वेरी कर रहा है, कौन सा, ठीक है। तो इसमें देखना होगा हमको यस सर, कि इसके किस बाद का टर्म, समझ में आ गया। इसके बाद का तो मालूम है कि कैसे बॉर्न ओपेनहाइमर यहाँ पे लगाया गया। यस। ये क्यों लिया गया कि बिकॉज डेल अल्फा साई इज वेरी वेरी लेस देन डेल अल्फा साई एन, ठीक है। यही बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन है कि जो साई एन है वो बिल्कुल धीरे धीरे वेरी कर रहा है, बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है उसमें। तो इसलिए जो इसका डेल अल्फा साई एन है, मतलब डेरिवेटिव है या रेट जिसको बोलते हैं, दिस इज वेरी स्लो इन कंपैरिजन टू डेल अल्फा साई ई, इसलिए इसको हम इग्नोर कर सकते हैं जिस टर्म में जिसमें ये आ रहे हैं। तो बाकी टर्म्स बचते हैं, तो फाइनली वी विल गेट दिस, ठीक है। हम लोग इसको ये मिल जाता है ये दोनों चीजें, और इसको हम सब्स्टिट्यूट करके बाकी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और भाई किसी को कोई यस सर। डाउट, कोई समस्या इसमें? बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन आप लोग से पूछा जाएगा, बता देंगे ना? है? यस सर। ठीक है। इसके बाद जो है अब हम लोग लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट, ठीक है, जो कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। तो ओके, तो नाउ वी हैव अंडरस्टैंड कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्या होता है। इतना तो अब समझ में आ गया हम लोग को कि स्पेक्ट्रल रेंजेस के हिसाब से, मतलब एनर्जीज के हिसाब से हमको कई सारे ट्रांजिशंस मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टेट्स में मिलते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, विच इज सिमिलर टू द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स मिलते हैं, उसी तरह के यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा तो रहता ही है। बट फॉर ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देयर इज अ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड देयर इज आल्सो ए प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। एक होता है जिसमें वाइब्रेशनल रोटेशनल दोनों होते हैं, और एक होता है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, केवल रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसमें बनती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है वो इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है, और इसका जो रीजन पड़ता है, जिस रीजन में तुम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करते हो, वो विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन है। मतलब इसकी एनर्जी जिस रेंज में आती है, बात समझ गए ना? रीजन का क्या मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे उनके बीच के जो एनर्जी होगा, उस हिसाब से उस एनर्जी को लेके व्हेन यू कैलकुलेट द वेवलेंथ, लैम्डा जब कैलकुलेट करोगे इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा से, तो लैम्डा जो है वो इस रीजन में पड़ता है, विजिबल और यूवी में, ठीक है। वाइब्रेशनल जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है वो नियर इंफ्रारेड रीजन में पड़ता है, ठीक है। जब उसकी एनर्जी लेते हो और उससे तुम लैम्डा कैलकुलेट करते हो तो नियर इंफ्रारेड रीजन में पड़ता है, और इसी से समझ में आता है अगर कोई चीज इंफ्रारेड रीजन में है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है कि कम है? बोलो, बोलो भाई।
हैं? प्रिया, सुशांत, अभय, यस हाँ बोलो जल्दी। अगर कोई चीज जिसकी एनर्जी नियर इंफ्रारेड में पड़ रही है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा है कि कम है उसका, अगर वेवलेंथ यहाँ पे है, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा विजिबल और यूवी रीजन में पड़ रहा था, वाइब्रेशनल जो है वो नियर इंफ्रारेड में पड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब समझती हो एनर्जी के टर्म में? एनर्जीज में कैसे समझाओगी कि ये ज्यादा है कि कम है कि क्या है, कौन सा है? बोलो। आकांक्षा, यस सर। बोलो क्या पूछ रहे हैं? यस सर क्या बोल रही है? सर कम होगी। किसकी कम होगी? सर इंफ्रारेड रीजन की। ओके, सो इंफ्रारेड रीजन का मतलब होता है लैम्डा इज लार्ज। समझ गए? लैम्डा जब ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज इंफ्रारेड रीजन, है ना? तो इंफ्रारेड रीजन में जब वेवलेंथ ज्यादा होगा एंड E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ये हम लोग सबको मालूम है, E इज प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा होता है ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो लेमडा जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी कम होगी। तो यहाँ पे हम क्या बोले, इंफ्रारेड रीजन में लेमडा ज्यादा होता है, तो इसलिए एनर्जी कम होगी। लेकिन इस रीजन में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम विजिबल और यूवी रीजन में इसमें पड़ रहा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जो है यूवी रीजन का बहुत कम होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है? तो वेवलेंथ जब यूवी रीजन का या विजिबल रीजन का इन कंपैरिजन टू इंफ्रारेड कम होता है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है? तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की जो ट्रांजिशंस की एनर्जी है, दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जो एनर्जी गैप है, वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दिस वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है? और जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है वो फार इंफ्रारेड में पड़ता है। ठीक है? मतलब फार इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है कि 100 माइक्रोन से लेके 1000 माइक्रोन तक। ठीक है? और ये नियर इंफ्रारेड मतलब 1 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन। ठीक है? समझ गए बात को? बोलो भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। है? नहीं कोई समस्या है? आगे बढ़े तब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है? जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं वो तुम लोग के बाद में पढ़नी है। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है? जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग को ज्यादा पढ़ना, पहले पढ़ना है, और बाद में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना है, टोटल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में। तो इससे जो है वो आसानी हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को समझने के लिए, क्योंकि हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो लेवल्स होंगे, उस एक लेवल में या एक एनर्जी स्टेट में वाइब्रेशनल और रोटेशनल भी स्पेक्ट्रा आएगा ऑटोमेटिक। ठीक है? ठीक है? समझ गए बात को? तो इसलिए जो है, फॉर दैट रीजन हम लोग पहले वाइब्रेशनल और रोटेशनल समझ लें, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पे जाएं तो ज्यादा आसान होगा। ठीक है? सो इसमें क्या हम लोग कहते हैं कि सबसे आसान जो वाइब्रेशनल मोशन है, आप लोग को मालूम है कि वाइब्रेशनल मोशन जो होता है वो वी हैव स्टडीड इट इन आवर क्लास 11th 12th बीएससी एज वेल, कि जो भी हार्मोनिक मोशंस होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है, उसको बेसिकली हम लोग एक स्प्रिंग और मास वाले ट्री की, एक मिनट रुक जाओ जरा, सम इम्पोर्टेंट कॉल देखते हैं।
ओके सो ठीक है, आवाज जा रही है, स्क्रीन दिख रहा है सबको ना? Yes, sir. ठीक, okay. So the first approximation we which what we take, ठीक है, to define any vibrational motion is, तुम लोग सब लोग जानते हो, जिसमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह हम ट्रीट करते हैं। तो लेट अस सपोज दैट देयर इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। सबसे सबसे सिंपल वाला जो केस होता है फर्स्ट, उसको लेके चलते हैं। तो लेट अस सपोज डायटोमिक मॉलिक्यूल है और वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब दोनों जो एटम्स हैं वो सेम मास के हैं, ठीक है। जैसा कि हाइड्रोजन में होता है, लेट अस सपोज H2 जैसे है मॉलिक्यूल, ठीक है, H2 है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, O2 है। तो दीज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि स्मॉल है और सिमेट्रिक है, ठीक है, वो जब उनके बीच में जो वाइब्रेशन होता है, उनके न्यूक्लियाइज जो आपस में मोशन करते हैं, ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन, उसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेटर होता है उस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हम लोग सब लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, पिछले सेमेस्टर में, in quantum mechanics कि quantum mechanically how we deal with simple harmonic motion, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए कैसे हम एक श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, एंड हाउ वी विल गेट द आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो उसके क्या क्या डिफरेंट आइगन वैल्यूज होंगे, उसी हिसाब से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स उसके डिफाइन हम कर सकते हैं, ठीक है। आइगन वैल्यूज का मतलब डायरेक्ट इसका रिलेशन क्या होता है एनर्जी लेवल से, ठीक है। जैसा आइगन वैल्यू मिलेगा उसी हिसाब से एनर्जी लेवल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये चीज हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पिछले क्लास में, पिछले सेमेस्टर में हम लोग पढ़े हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना? क्यों? वो पोर्शन हम ही ने शायद पढ़ाया था आप लोग को, बोलो। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, Yes, sir. डू यू ऑल नो दैट सिंपल हार्मोनिक, हम लोग डिस्कस किए थे ना कैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करते हैं। एंड देयर इज अ हर्माइट फंक्शन, ठीक है, एक हर्माइट फंक्शन उसमें आता है सॉल्यूशन वेव इक्वेशन में, अरे जो सॉरी दिस आइगन फंक्शन में है, साई में। देखे थे? नहीं देखे थे? देन वी विल, हम उसको फिर से अभी रिपीट करेंगे, ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेंगे उसको, जिससे कि तुम लोग रिफ्रेश हो जाए कि क्या चीज हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और ये सब चीजों को ध्यान रखा करो, पुरानी चीजों को पढ़ के भूल मत जाओ, ठीक है, कि पिछले सेमेस्टर में गया, नाउ इट इज ओवर एंड वी कैन फॉरगेट इट। तो यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड, ठीक है, इन फिजिक्स। तो यू हैव टू रिमेंबर द पास्ट थिंग्स व्हाट यू हैव लर्नड ऑलरेडी, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, आगे जा सकते हो। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ही अगर भूल जाओगे तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसके बारे में हम कैसे समझाएंगे, और फिर कैसे बताएंगे कि वाइब्रेशनल जो लेवल्स होते हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है। तो ये मोशंस आपने देखा है, ठीक है, कि कैसे होता है। दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। हमने बोला था कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है RE, ठीक है। जब वहां पे होता है तो मिनिमम एनर्जी स्टेट में होता है, इस पोटेंशियल एनर्जी इज लो, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे दिखाया गया है, जो इक्विलिब्रियम वाला है, ये स्प्रिंग की तरह से दिखाया जा रहा है कि दो बॉल्स लगे हुए हैं, ये दो न्यूक्लियाइज हैं, और वो बीच में एक स्प्रिंग की तरह, एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, जिसके नाते वो वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं। इस तरह का अप्रोक्सीमेशन हम लोग सब पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में, ठीक है। तो इस तरह से लिया, जब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे है देन इट हैज अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए ये इस स्टेट में यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाइज, ठीक है। तो जब दोनों न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जैसे उसको हम पास लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। और फिर वो जो है जब इक्विलिब्रियम स्टेट से जाएगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी और जहां पे मैक्सिमम होगा। तो ये सब मोशन हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस जो हैं, जब हम लोग कहाँ पे पढ़ते थे, सिंपल पेंडुलम, उस समय से पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे कैसे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है। ये पढ़े हो तुम लोग सब लोग, है ना? पढ़े हो कि नहीं? Yes, sir.
हाँ, तो उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो, अगर पोटेंशियल एनर्जी इस तरह वैरी कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करें अगर उसके लिए, तो इस तरह से वैरी करता है ना, जिससे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। ये सब तो पढ़े हुए हो तुम लोग, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इस तरह से, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इस तरह से माइक्रो वाइब्रेशन करता है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं और कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल, देन द एनर्जी लेवल्स व्हिच वी विल गेट इज लाइक दिस, ठीक है। तो हमको इस तरह से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, वाइब्रेशन 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, ये सब एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, ठीक है। तो ये डिफरेंट, और इनके बीच में डिफरेंट ट्रांजिशंस दिखाए गए हैं कि कैसे हो सकते हैं ट्रांजिशंस, ठीक है। तो इसको हम पहले, अभी हम लोग पहले सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसको बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक बार दोहरा लेंगे, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज होता है, एलएचओ का। दिस इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर एलएचओ, ये सब लोग आप लोग जानते हो, है ना। बी इसमें क्या रखा हुआ है ये तो जान ही रहे हो। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी टर्म पार्ट है, p²/2m, p इज इक्वल टू माइनस आई एच का डेल्टा, अगर ऑपरेटर फॉर्म में रख दिया जाए देन यू विल गेट लाइक दिस। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं, v रखा जाता है ना, क्यों भाई बताओ। यस सर। हाँ, एच Yes, sir. साइज इक्वल टू ई साई, एच साइज इक्वल टू ई साई। तो एच में क्या होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक की जगह तो प्लस ये रख दिए, पोटेंशियल। पोटेंशियल के जगह पे रखना है। तो पोटेंशियल कैसा होता है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का, कैसे डिफाइन करते हो बोलो। सर इंटीग्रल ऑफ माइनस के एक्स। अरे एफ होता है वो बच्चा, दैट इज नॉट पोटेंशियल, वी पूछ रहे हैं, दैट इज एफ ना, एफ इज इक्वल टू माइनस यस सर, के यस एक्स, सर। गुड। माइनस हाँ, के। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या हो जाएगा तब उस हिसाब से। सुशांत तुम बताओ, सुशांत को सर बताने दो, सुशांत। यस सर, यस सर। हाँ बताओ, अगर सर हाफ फोर्स एक्स इस, स्क्वायर होता है सर। अच्छा पोटेंशियल और फोर्स का क्या होता है रिलेशन आपस में। फोर्स इसने बताया, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो पोटेंशियल कैसे निकालते हो फोर्स से, तुम जो बोले हो वो सही है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं पोटेंशियल निकाला कैसे जाता है फोर्स से। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड वी, क्या होता है रिलेशन। अच्छा, अब है तुम बताओ, क्या रिलेशनशिप होता है फोर्स के और पोटेंशियल के बीच में है। सर हुक्स लॉ का यूज करते हैं। हुक्स लॉ का यूज करते हैं, हुक्स लॉ का यूज करते हैं वो तो फोर्स लिखने के लिए, बच्चे फोर्स तो लिख चुके हैं, एफ इज इक्वल टू के। हम पोटेंशियल और फोर्स के बीच में बात कर रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप होता है। सर माइनस अदिति, इंटीग्रेशन अदिति, ऑफ एफ एक्स। अच्छा तुम बोलो, ठीक है। हाँ क्या होता है, सर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ओके। और या उसका उल्टा लिखें तो एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, या डेल वी बाई डेल एक्स बेसिकली, है ना। यस सर। यस सर। मतलब माइनस ग्रेडियंट, अब जब बड़े हो गए हो तुम लोग, हाँ एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में आ गए, तो अब थोड़ा सा उसको सोफिस्टिकेटेड करो एंड यू कैन कॉल इट इज एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ वी या ग्रेड ऑफ फाई। जो पोटेंशियल है उसका ग्रेडियंट लेते हैं, क्यों, सही बात है, मेरी बात सही है कि गलत है। ग्रेडियंट का मतलब डेल बाई डेल एक्स ही होता है भाई, है किसी अगर स्केलर फंक्शन का तुम डेल बाई डेल एक्स करते हो, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो, तो उसी को ग्रेडियंट बोलते हैं कि नहीं, यस यस सर। तो इसका मतलब एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, ठीक है। तो अगर v जो है, जैसे ये कह रहा है कि हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर v की जगह रख दें और उसका ग्रेडियंट लें, मतलब डेल बाई डेल एक्स करें, तो क्या मिल जाएगा,
2 से 2 कट जाएगा और kx आ जाएगा, तो यू विल गेट माइनस kx, क्योंकि माइनस ग्रेडियंट ऑफ v होता है, तो f माइनस kx आ गया। अगर तो v जो है वो हाफ kx स्क्वायर होना चाहिए, और उसका अपोजिट भी जो इसने बताया कि अगर माइनस kx है तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस kx dx कर दें, ठीक है, तो हमको माइनस v के बारे में पता चल जाता है ना। तो रख Yes, देते हैं sir. v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ डी आर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये वहां पे एफ डॉट डी आर लिखा जाता है, ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, ठीक। तो ये तरीका होता है। तो ये सब भाई, ये सब बेसिक अपना मत भूलो, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज पढ़ने के चक्कर में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पोटेंशियल यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर रख दिया, ठीक है। दिस पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू ई साई, और इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये सॉल्व करने का तरीका हमने बहुत डिटेल में इसको समझाया हुआ है कि कैसे इसमें कई सारे हम लोग को टर्म्स या न्यू वेरिएबल्स पुट करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अल्फा पुट करना पड़ता है विच इज रिलेटेड विद एम, ठीक है। उसके बाद ये क्यू पुट करना पड़ता है एक्स रूट ए, और फिर उसके बाद ये ई पुट करना पड़ता है एप्सिलॉन ई। तो इसको हम लोग अल्फा बीटा के टर्म में हम लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे थोड़ा नोटेशंस अलग यूज किया है, ठीक है, जिससे कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, है ना। ये सब पुट करते हैं जिससे कि इक्वेशन का फॉर्म जो है वो इस तरह का हो जाए। तो इसको और अभी हम लोग को बेसिकली हम लोग को करना क्या है, इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में ले जाते हैं, याद है हम लोग कैसे फॉर्म में इसको ले जाएंगे, फाइनली मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ाए हुए हैं, किस फॉर्म में ले जाना है हम लोग को इसको। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट इक्वेशन, हर्माइट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ले जाते हैं ना, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो इतना क्यों तुम लोग को समय लग रहा है, सब तुम लोग पूरा एकदम भूल गए हो क्या, अभी पिछले सेमेस्टर की ये सब तो बात है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से पहले कर लिए, और एक सोल्यूशन इस तरह का एक सोल्यूशन मानते हैं कि लेट अस सपोज दैट दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे एच एन क्यू जो है वो हर्माइट फंक्शन होता है, और उसके बेस्ड पे हम लोग दिस, ये तो सब जानते ही हो तुम लोग, ये तो उसका हर्माइट पॉलिनोमियल का जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। सो बेसिकली तुमको ये इक्वेशन मिलता है, इसको तुम सॉल्व करते हो, जाई एक लेते हो, सब याद होगा तुम लोग को, जाई एक पैरामीटर लिया था जिसके नाते वो एकदम एग्जैक्ट हर्माइट का जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और तब हम कहते हैं कि चूंकि ये बेसिकली हर्माइट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा उसमें हर्माइट फंक्शन आना चाहिए, इसीलिए ये हर्माइट फंक्शन एच एन सी जो है वो आता है। बाकी ये कांस्टेंट डी पे पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, वहां पे हम लोगों ने जाई स्क्वायर बाई 2 लिखा था, याद हो तुमको, ई पे पावर माइनस झाई स्क्वायर बाई 2, और एच एन यहाँ पे क्यू की जगह झाई लिखते थे, याद है, जो सॉल्यूशन पिछले साल पढ़ा, अरे पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था तुम लोगों ने। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि H0 की वैल्यू, H1 की वैल्यू, H2 की वैल्यू क्या क्या आती है, वो सब भी देखा था। नहीं देखा था तो आज जाके आप लोग रिकॉल कर लें, ठीक है, जाके एक बार क्वांटम मैकेनिक्स का नोट्स उठा के या बुक उठा के इसको पढ़ डालें, ठीक है, कि कैसे आया था। सो दिस इज द आइगन फंक्शन, ठीक है, ये आगे फंक्शन इसका आ जाता है, और इससे बाकी सब चीजें तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या होता है। और जो इसका एनर्जी आइगन वैल्यूज जो आती हैं वो कुछ इस तरह की आती हैं, ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा है ना, एच न्यू इंटू एन प्लस हाफ, क्यों, दिस इज द एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर सिंपल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यही तो आता है, बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. Solve करने पे अच्छा, और इसका दूसरा फॉर्म क्या तुम लोग पढ़े हो, तुम लोग कैसे पढ़े हो, यहाँ पे एच न्यू लिखते हो कि क्या लिखते थे, H कट ओमेगा। हाँ, ओमेगा। तो इसलिए एच कट ओमेगा की तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू अपॉन 2 पाई माने ओमेगा, और यहाँ पे एच अपॉन 2 पाई माने, सॉरी 2 पाई न्यू इज इक्वल टू ओमेगा, और एच अपॉन 2 पाई एच कट हो जाता है, तो इसलिए हमको इसको इसके फॉर्म को बदल भी सकते हैं और लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा n प्लस हाफ, दिस n इज आवर क्वांटम नंबर, है ना,
ये क्वांटम m जो है वो Yes. क्वांटम नंबर होता है, और यही डिफरेंट लेवल्स के बारे में हमको बताता है कि डिफरेंट जो लेवल्स वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी। जीरो अगर रखते हैं दैट इज कॉल्ड एज जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, जीरो पॉइंट एनर्जी का अपना अपना बहुत महत्व है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जीरो पॉइंट एनर्जी होती है n इज इक्वल टू जीरो रखने पे, एंड देन n इज इक्वल टू 1 पे, n इज इक्वल टू 2 पे यू विल गेट डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली। तो इस तरह से हमको ये मिल जाता है। लेकिन ठीक है, अब टाइम कितना है हमारे पास? टाइम हो गया है क्या? यस सर। Yes, अच्छा, sir. तुम लोग का क्लास है अभी कोई? नो सर। नो सर। ठीक है, थोड़ा सा हम बस इंट्रो कर दें कि क्यों हम लोग को ये सिंपल हार्मोनिक, हाँ दिस इज फॉर यू। ठीक है, कि हैंड रिटन सोल्यूशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का किए हैं हम। ठीक है, इसको कायदे से आप लोग देख लीजिएगा, जैसा कि हम लोग किए थे। देखो ये जाई रखे थे, साई जाई इस तरह का एक लिए थे। ठीक है, तो ये वही वाला सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला है जो हम लोग पिछले सेमेस्टर में किए थे, तो उसको हमने फिर से यहाँ पे किया है, जिससे कि आप लोग इसको बाई हैंड जब करेंगे देन यू विल गेट द फीलिंग कि कैसे ये सॉल्व होता है और ये E इज इक्वल टू कैसे इसको निकाला जाता है। और यहाँ पे एक चीज और कि हम ये जो एच न्यू ऑसिलेशन अगर एच न्यू के फॉर्म में लिखें तो एच न्यू इंटू एन प्लस हाफ लिखते हैं, एन इज इक्वल टू 012 लिखते हैं। तो इसको अगर हम जी न्यू या जी न्यू इज डिफाइंड एज ई बाई एच सी, एक नए तरह का पैरामीटर हम डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान रखना है। जी जो कि क्या है, E अपॉन एच सी है, तो E के फार्मूला ये है, तो इसको रख दें, न्यू अपॉन एच न्यू अपॉन एच सी हो जाएगा, एच से एच कट जाएगा, यहाँ पे न्यू अपॉन सी एन प्लस हाफ बचेगा। ये न्यू अपॉन सी जो होता है इसी को ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ओमेगा, तो इसको ओमेगा लिख दिया गया और न्यू प्लस हाफ। तो ये बेसिकली जी न्यू जो है, ठीक है, जिसमें कि ओमेगा एंड न्यू प्लस हाफ इस तरह का आता है, तो इस वाले को इस जी न्यू को लेने पे हमको ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, बेसिकली हम इसको स्केल कर दे रहे हैं एच सी से। ठीक है ना, ये जो एनर्जी थी उसको एच सी से स्केल कर दिया हमने। तो इससे क्या होता है कि हमको जो लेवल्स हैं वो हमारे कैसे क्या करते हैं कि मान लो कोई चीज 10 से शुरू है, ठीक है, 10 20 30, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि 10 से स्केल कर दें, जिससे कि क्या 1 से शुरू हो जाए हमारा बेसिक, समझ रहे हो, नीचे से शुरू हो जाए, तो 1 2 3 4, तो हम स्केल कभी भी कर सकते हैं। सेम उसी तरह की चीज यहाँ पे की गई है कि ई को एच सी से डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि ये सिंपल एक्सप्रेशन इस तरह का जी न्यू का बन गया है। तो जी न्यू जब पूछा जाए तो ये ध्यान रखना है, दिस इज ई अपॉन एच सी, और इस तरह के लेवल्स आते हैं। अच्छा, इन लेवल्स में क्या है कि जो एनर्जी लेवल तुम लोग को मालूम है कि ये एसएचओ में हम लोग ये पूछे भी थे क्वेश्चन कि n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 के बीच एनर्जी डिफरेंस बताओ, या 4 और 5 के बीच में एनर्जी डिफरेंस बताओ। ठीक है, ये सब किए हो कि नहीं तुम लोग हैं? यस सर किए हैं। इसमें जब करते हो तो कैसा आता है ये? सर इक्वी स्पेस्ड एनर्जी आती है ना। हाँ, सो इक्वली स्पेस्ड एनर्जी होती है। ठीक है, यहाँ पे तो ये इक्वली स्पेस्ड एनर्जी है। तो अब ध्यान ध्यान से बात सुनना है। ठीक है, यहाँ पे अब स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू होता है, ठीक है, वाइब्रेशनल, कि अगर ये इक्वली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हैं, तो अगर ट्रांजिशन मान लो लेट अस सपोज इट इज फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 2 और 2 to 3 और 3 to 4, कहीं से भी किसी भी तरह से हो, तुमको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा या लाइंस जो मिलेंगी वो केवल एक मिलेगी, जिन सबों की एनर्जी एक ही होगी। क्योंकि भाई कोई भी ट्रांजिशन हो 3 से 4 हो 4 से 5 हो, सब इक्वी डिस्टेंस है, तो सब एक ही एनर्जी का स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करेंगी, करेंगी कि नहीं, बोलो। यस सर। है ना? Yes, sir. तो यही चीज होती है। यहाँ पे जो एनर्जी लेवल यहाँ पे देख रहे हो, एक लाइन दिखाई गई है, ओमेगा पे बस लिखा गया है, ठीक है, जिसके एनर्जी ओमेगा के करस्पॉन्ड है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह का अगर सिमेट्रिक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो सही में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता, तो हमको वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रा था उसमें केवल एक लाइन मिलती, एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलती, है ना, समझ गए? तो ये चीज सत्य तो है, लेकिन केवल स्मॉल न्यूक्लियस स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, और जो कि सिमेट्रिक हैं जैसे हाइड्रोजन के लिए। लेकिन जब उसके ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, फिर हमको जो है इस तरह का वाइब्रेशन, जैसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इवन
जो एसिमेट्रिक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, एसिमेट्रिक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है, मतलब एक मास ज्यादा हो एक का मास कम हो, एसिमेट्रिक अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल, या इस तरह के ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब जो वाइब्रेशंस करते हैं, या इन सबों का जो स्पेक्ट्रा देखा गया, उस तरह से समझते हैं उल्टे तरह से, इन सबों का जब स्पेक्ट्रा देखा गया तो इसमें बहुत सारी लाइंस आती हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में, समझ गए? इन सबों के वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में बहुत सारी लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस दिखती हैं। तो ये तो इस मॉडल से कभी पॉसिबल है नहीं, हार्मोनिक ऑसिलेटर के मॉडल से, क्योंकि ये तो हमेशा यही कहता है कि बस एक ही लाइन मिलेगी, चाहे कोई भी किसी तरह का ट्रांजिशन हो किसी लेवल से। जबकि हमको जो डायटोमिक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो या ट्राई एटॉमिक हो या उससे ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स है टेट्राएटॉमिक पेंटाएटॉमिक, उन सब में जो वाइब्रेशनल मिलता था स्पेक्ट्रा, उसमें बहुत सारी लाइंस मिलती थी। तो इसके लिए हम लोग को अपने मॉडल को, जो थ्योरेटिकल मॉडल है, उसको मॉडिफाई करना होगा, एंड देन वी गो टू एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। ठीक है, हम कहते हैं कि नहीं, ये प्योरली ऑसिलेशन, जो ऑसिलेशन हो रहा है वो प्योर सिंपल हार्मोनिक नहीं है, बल्कि इसमें कुछ एन हार्मोनिसिटी भी ऐड हो गई है, एन हार्मोनिक फैक्टर्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, और जब हम उसको लेके करते हैं, उस मॉडल को यूज करके, then we actually able to get the different spectral lines of vibrational spectra। ठीक है, तब हमको बहुत सारी जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की लाइंस मिल रही हैं एक्सपेरिमेंटली, वो सब हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, उन सबको कैलकुलेट कर पाते हैं थ्योरेटिकली। ठीक है, समझ गए बात को? तो इसलिए हम लोग एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल्स पे जाते हैं। समझ में आया क्यों जाते हैं? Yes, sir. ठीक है, ओके। Yes. तो नाउ हाँ, यहाँ पे अब हम जो है इसको आज रुकते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस द एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर, किसी को कोई समस्या नहीं ना हुई है? बिकॉज दीज ऑल दीज थिंग्स आर न्यू टू यू। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े होगे, लेकिन ऐसे समझ के नहीं पढ़े होगे हमको लगता है। ठीक है, पीछे के क्लासों में तुम लोग बस फार्मूला याद कर लिए होगे कि हाँ क्या होता है। तो ये क्यों जरूरत पड़ती है, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़े स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है, ये हम बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना? सबको समझ आ? Yes, sir. अभय, पूजा, प्रिया, नौरीन, प्रांजल, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कोई समस्या अगर कहीं पे होती है तो नेक्स्ट क्लास में जब शुरू करेंगे, तो वो हमने बोल रखा है कि उस क्लास के शुरुआत में आप लोग जितने भी डाउट्स हैं पीछे के क्लास में, कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो यू कैन आस्क। और आप लोग का काम क्या है, आप लोग का जो होमवर्क है वो ये है कि ये जो हैंड रिटन वर्क है, ठीक है, सोल्यूशन है सिंपल हार्मोनिक का, लीनियर हार्मोनिक, जो भी बोलो तुम, ठीक है, उसको तुम लोग को अपने हाथ से करना है पेन पेंसिल लेके। ओके, ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Then, okay, so now I'm going to stop the class. Okay, now you can all leave. Okay. Thank